नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजन बाबू है। गत वर्षों के प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे अपने पिछले 2 वीडियो से। तो 2024, 23, 22, 22, 21, 20, 20 इन प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रश्नों पर हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं। काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा की है और मैंने ये पूरी कोशिश की है कि आपको कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि आप बहुत कुछ उस पर लिख सकें। अब जो कुछ 1-2 कमेंट आए, पहले उनको मैं ले लेता हूँ। 1-2 प्रश्न जो कमेंट जो लोगों के आए मैंने वहाँ लिखे हैं। तो यदि कमेंटों की बात करूँ तो प्रश्न तो केवल एक ही आया है और 1-2 कुछ कमेंट इधर-उधर के आए हैं, 1-2 झूठी तारीफों के भी आए हैं और एक रिक्वेस्ट है। तो एक जो रिक्वेस्ट जो की गई है वो की गई है मनीष जी के द्वारा। उनके अकाउंट का नाम मनीष है शायद। कि सर मेरे लिए आप जो है क्या कीजिए, प्रीलिम्स के लिए रणनीति बना करके दीजिए। 1-2 सब्जेक्टों की बात वो कर रहे हैं, जैसे साइंस की और शायद साइंस की और इकोनॉमिक्स की बात वो कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले आपसे बेहद माफ़ी चाहूँगा कि मैं वो वाला वीडियो नहीं बना पाऊँगा। एक तो समय की भी अभाव है, मेरे पास और भी कई सारी जिम्मेदारियाँ हैं और दूसरी बात है कि अभी मैं केवल एथिक्स पे ही फोकस कर रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट थी आपसे कि यदि एक ही सब्जेक्ट पे हम स्टिक रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी, ज़्यादा बेहतर गुणवत्ता हम लेकर के आ पाएंगे। तो मैं नहीं बना पाऊँगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, कई सारे और स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस मामले में बहुत सारी वीडियोज आपको मिलेंगी। तो कोई स्पेशलिस्ट हो तो आप उसको देख लें कृपया, आपसे रिक्वेस्ट है। कुछ 1-2 ये आए कि सर वीडियो बनाना रुकना मत और ये वो सब, तो मैं कोशिश करूंगा कि ना रुकूं। जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आया है तो सबसे पहले हम उस प्रश्न पे चर्चा करेंगे आज। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा रवि प्रकाश जी ने, ये प्रश्न पूछा, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। कि जैसे हम प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं तो इन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि सर हम प्रश्न की शुरुआत कैसे करें। ये इन्होंने अच्छा प्रश्न पूछा। जो एग्जैक्ट जो वर्ड थे इनके, वो इनके एग्जैक्ट वर्ड क्या है कि हाउ टू कॉन्सेप्चुअलाइज इंट्रोडक्शन। यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं कि जो प्रश्न की शुरुआत हम कर रहे हैं तो उसको कैसे करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि भूमिका लिख सकते हैं 1-2 शब्दों में, तो भूमिका किस आधार पर बना सकते हैं। जो शुरुआत की 1-2 पंक्तियां जो होती हैं वो कैसी हो सकती हैं, तो हम उन पर चर्चा कर लेते हैं कि शुरुआत की 1-2 पंक्तियां हमारी किस प्रकार की हो सकती है, कैसी होनी चाहिए। तो जैसे जब भी हमारे पास साथ में कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी प्रश्न आया, जैसे सपोज करो अभी हम 2019 के एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे। जैसे 2019 के प्रश्न से ही मैं आपको शुरुआत कर देता हूं। और 2019 का जो प्रश्न है वो है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। संवैधानिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं। हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसका अनुरक्षण अपहोल्ड कैसे किया जा सकता है। 2019 में संवैधानिक नैतिकता पर पहली बार प्रश्न पूछा गया। तो प्रश्न में क्या पूछा गया, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूछा गया है, यानी कि संवैधानिक नैतिकता जो है वो क्या किया गया है, पूछा गया है। तो संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता, ये सब प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पूछी गई है। और इसका अनुरक्षण कैसे किया जाता है, अनुरक्षण, अपहोल्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इसको कहते हैं, CR। अब मान लो कि जैसे आपने पूछा, प्रश्न पूछा कि कॉन्सेप्चुलाइज कैसे करें इंट्रोडक्शन को, यानी कि प्रश्न की शुरुआत कैसे करें, ये पूछना चाह रहे हैं। यदि कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप तो कमेंट बॉक्स में बता देना। यदि मैं सही समझ पाया हूं तो आप यही पूछ रहे हैं। तो प्रश्न की शुरुआत कैसे करें, तो जब भी प्रश्न की शुरुआत करेंगे, भूमिका जब हम बनाएंगे, तो कई सारे विकल्प हमारे पास होते हैं। उन कई सारे विकल्पों में से ही हमको कोई ना कोई एक विकल्प चूज करना होता है। और वो जो विकल्प जो हम चूज करते हैं वो किस बेस पे चूज करते हैं कि प्रश्न की प्रकृति कैसी है,
प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न के माध्यम से जानने की कोशिश की जा रही है। तो एक तो देखिए, भूमिका जब भी हम लिखेंगे तो ध्यान रखें कि प्रश्न की जब भी हम भूमिका लिखें, एक तो वो बहुत ज्यादा स्पष्ट होनी चाहिए, दूसरा आकर्षक होनी चाहिए, थोड़ी सी अच्छी हो। अब कॉपी चेक कर रहा है, अब कॉपी चेक करने वाला वो क्या होता है कि बेसिकली मैं आपको बात बताऊं तो बहुत ही बोरिंग व्यक्ति जो है वो होता है, और जो बोरिंग मतलब बोरिंग काम बेसिकली कॉपी चेक करना होता है। अब बोरिंग काम कर रहे हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं, तो जैसे आ गया कि भाई शुरुआत कैसे कर सकते हैं, एक तो हम परिभाषा से कर सकते हैं, या जो अवधारणा जो आई है, जो कॉन्सेप्ट जो आया है, उस कॉन्सेप्ट को, भाई कॉन्सेप्ट को देखो, कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा छोटे शब्दों में लिख देना ही, कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा छोटे शब्दों में, यानी कि अपने शब्दों में सीमित तौर पर लिख देना ही क्या कहलाता है, आपका परिभाषीकरण कहलाता है, डेफिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई किससे शुरुआत करें, परिभाषा या अवधारणा से शुरुआत करें। अब ये जो प्रश्न है कि संवैधानिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं, ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है परिभाषा या अवधारणा से शुरू करने के लिए। एक बेहतरीन प्रश्न है कि हम जैसे ही शुरू करें, सबसे पहले ये बताएं कि भाई संवैधानिक नैतिकता क्या होती है। ये हो गया। आप कह रहे हो कि नहीं भाई हम इससे शुरुआत नहीं करना चाह रहे, तो हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों के पास तो और बेहतरीन विकल्प है। हालांकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के पास एक और विकल्प ये जो होता है कि हम किसी फेमस व्यक्ति के किसी कोट से शुरुआत करें, किसी प्रसिद्ध पंक्ति से शुरुआत करें। किससे शुरुआत करें, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का कोई प्रसिद्ध पंक्ति है, कोई कोट है, ठीक है, कोई प्रसिद्ध क्या है, कोटेशन है, तो उससे भी हम शुरुआत कर सकते हैं। वो लिखा, जैसे गांधी जी ने लिखा हुआ है कि भाई गांधी जी का एक वाक्य कि आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। तो ये प्रश्न की शुरुआत हो सकती है किसी भी एक प्रश्न के लिए। जैसे और मैं जैसे आपको बताऊं तो ये तो खैर कथन से ही है, तो हाँ इसमें कर सकते हैं हम कि आचार नीति, यानी कि एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। ये प्रश्न है 2016 का कि स्पष्ट कीजिए आचार नीति समाज और मानव का किस प्रकार भला कर सकती है। तो इसमें हम कथन से शुरुआत कर सकते हैं कि नैतिकता क्या है, नैतिकता का कोई एक वाक्य लेकर के उससे हम शुरुआत कर सकते हैं। तो ये है, ये कर सकते हैं। और जैसे कि सदजीवन पे गांधी जी के जो विचार हैं उससे हम शुरुआत कर दें। प्रश्न में कोई संदर्भ पूछा गया उससे शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोरल रीजनिंग और मोरल इंट्यूशन में अंतर बताया था विद सुटेबल एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन में आप जो है वो केस स्टडी से ही शुरुआत कर दो, एक घटना से ही शुरुआत कर दो। जैसे मैंने आपको एक घटना बताई थी, वही ठेकेदार की पिटाई होने वाली है और आप उस सिचुएशन में पहुंचे हो, भ्रष्टाचार का मामला है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या फैसला करोगे। तो एक तो यह है कि आप मॉरल रीजनिंग करते हो तो अच्छे से समझ में आता है। एक केस स्टडी प्रस्तुत कर दी, एक छोटा सा उदाहरण आपने लिख दिया, छोटा सा ही लिखना है, बिल्कुल 2 पंक्तियों का 3 पंक्तियों का, तो हम उसको बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चन को शुरू किया जा सकता है। और यदि आप ये चाह रहे हो कि भाई मैं ही शुरुआत करके दे दूं, तो ये जो प्रश्न है, जितने भी ये प्रश्न है 12, 13, 15, तो यदि आप कहोगे तो मैं इनका एक मेरी तरफ से जो मैं अच्छा कर सकता हूँ वैसी इनकी भूमिका बना करके आपके लिए PDF अपलोड कर दूंगा, यदि आप चाहोगे तो। बाकी आप कोशिश कीजिए खुद से और मुझे भेजिए चेक करने के लिए, और आप मुझे चेक करने के लिए भेज सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी बता दूंगा एंड में, आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मेल आईडी मेरी वही है, एजुकेटर, वो सॉरी क्या है यार, मैं बता दूंगा आपको, है ना, राजन प्रवेश 80 PRAVESH प्रवेश राजन 80@gmail.com। तो आपको है तो क्वेश्चन भेजिए, चेक करके मैं आपको बता दूंगा, उसमें सजेशन भी लिख दूंगा कि क्या क्या इसमें ऑप्शन में हो सकता है। चलिए, तो अब हम 2019 के पहले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। और पहला प्रश्न क्या है, संवैधानिक नैतिकता का अनुरक्षण कैसे किया, संवैधानिक नैतिकता क्या है, उसका अनुरक्षण कैसे किया जा सकता है।
देखिए, इस पर मैंने एक विशेष स्पेशल वीडियो पहले ही बना रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम बार बार रिपीटेशन ना करें, क्योंकि समय सबका इंपॉर्टेंट है, आपका भी मेरा भी। समय सबके पास कम है और आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय मेरे, क्योंकि आपकी जो उम्र है वो समय का बहुत ज़्यादा सदुपयोग करने की उम्र है। तो आप वो करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और हम भी। ठीक है, मेरे लिए भी समय तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी व्यक्ति हो क्यों ना हो, पर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसका सदुपयोग करें। तो इस प्रश्न पे बहुत, उस वीडियो को आप देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाले को, फिर इस प्रश्न को पढ़िए, और फिर यदि आपको लगता है कि नहीं यार अभी भी मैं इसका उत्तर नहीं लिख पा रहा हूं, तो फिर आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि भाई बता दो सर ऐसे क्या नौटंकी करते हो, नखरे क्यों करते हो, हमको उत्तर बताई दो तो मैं बता दूंगा। वैसे बताऊंगा क्या, वही रिपीट करूंगा बस, और तो कुछ खास है नहीं, और कुछ खास इसमें है भी नहीं, है ना। बस यही है कि देखो, संवैधानिक नैतिकता में जो यदि आपको कुछ लिखना है ना, तो क्या लिख सकते हैं कि भाई संवैधानिक नैतिकता क्या है। भाई सबसे पहले तो इसी में शामिल करेंगे। दूसरा क्या है कि संवैधानिक नैतिकता में क्या क्या शामिल होता है, संविधान के कौन कौन से पक्ष हैं जो संवैधानिक नैतिकता में शामिल हो सकते हैं। संवैधानिक नैतिकता के पक्ष में कुछ तर्क बता दीजिए, फिर संवैधानिक नैतिकता के कुछ की प्रिंसिपल्स बता दीजिए, बेसिक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, ये सब। और इसके बाद में इंपोर्टेंस, महत्व हम इसका बता देंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के इंपोर्टेंस क्या है, कि भाई बहुमत की तानाशाही ना बन जाए, है ना, और न्यायालय जो है वो हमेशा ताकतवर होना चाहिए, न्यायालय हमेशा कमजोर नहीं होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि हम लोकतंत्र को किसमें बदल दें, तानाशाही में बदल दें। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको बढ़ने से रोकने के लिए हम जो है वो ये कर सकते हैं। फिर हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मैंने कुछ जजमेंट आपको उसमें बताए हुए हैं, तो कुछ जजमेंट जो है वो बता सकते हैं। राज्य की जो इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं वो हमेशा बनी रहे, इस मामले पर भी क्या किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। बुनियादी ढांचे वाले, केशवानंद भारती वाले, और ये सब जो है वो बता सकते हैं, और इन सब के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को बेहतर दर्जे का बना सकते हैं। एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं होता है तो फिर हम चर्चा कर लेंगे, ऐसी कोई सुनी है ना, नॉर्मल बात है, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, इलस्ट्रेट एनी 3 ऑफ दीज विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये भी 2019 में ही आया हुआ है कि भाई सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत क्या है। सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत क्या है, किन्हीं 3 सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। मेरे हिसाब से काफी आसान प्रश्न है। तो सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत, सार्वजनिक जीवन हो गया, और सार्वजनिक जीवन के क्या हो गए, आधारिक सिद्धांत हो गए, आधारिक सिद्धांत हो गए, और किन्हीं 3 के उदाहरण आपको बताने, उदाहरणों सहित उसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो एक तरह से इस प्रश्न के क्या हो गए, 3 महत्वपूर्ण हिस्से हो गए। सबसे पहला हिस्सा क्या हो गया आपका, सार्वजनिक जीवन हो गया, कि पब्लिक लाइफ क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत क्या है। अब यहाँ पे आप सार्वजनिक जीवन की व्याख्या करने नहीं बैठोगे, सार्वजनिक जीवन बहुत ही साधारण बात है, सबको आप समझ में आता है। फिर सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत क्या हो सकते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और तीसरा इसमें क्या है कि भाई उनको उदाहरणों के साथ में व्याख्या कीजिए। अब आप देखिए, जब आप पब्लिक लाइफ की बात करते हो तो पब्लिक लाइफ है क्या, एक तो आपकी पर्सनल लाइफ है, ठीक, एक है आपकी सार्वजनिक लाइफ, जब आप घर से बाहर जाते हो, आपके परिवार में के जो अन्य सदस्य, आपका जो बड़ा परिवार है, उनके साथ में आपके रिश्ते कैसे, परिवार के बाद पड़ोसियों के साथ में आप किस प्रकार की नैतिकता के मूल्य आपके होने चाहिए, आपके समाज में किस तरह की आपकी नैतिकता होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप कहीं पे काम कर रहे हैं, जैसे आप लोक सेवक ही मान लो, तो या आप किसी भी विभाग में काम कर रहे हो, जिस विभाग में आप काम कर रहे हो उस विभाग में काम करते समय जो आपकी पब्लिक डोमेन की जो लाइफ है उसमें आपकी नैतिकता का आधारिक सिद्धांत उसमें क्या क्या होने चाहिए, आपके सहकर्मियों के साथ को लेकर के आपकी नैतिकताएं क्या क्या होनी चाहिए। आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हो, बस में, ट्रेन में, ठीक है, प्लेन में, जहां कहीं भी, बाजार में, जहां कहीं भी आप जा रहे हो, थिएटर में, मॉल में, हर जगह आपकी कुछ तो नैतिकताएं होंगी ना।
आप ऐसा तो नहीं है कि भाई सभी प्रकार की नैतिकताओं का त्याग करके और फिर देखिए बहुत से लोग आते हैं, जैसे मेट्रो की खूब सारी घटनाएं आती है ना, कि भाई अजीब अजीब तरह के कपड़े पहन करके कुछ महिलाएं चली जाती हैं, लड़कियां चली जाती हैं। बेसिकली वो तो जानबूझ के करती हैं क्योंकि उनको प्रसिद्धि चाहिए होती है, फेम चाहिए होता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल हर कोई प्रसिद्धि चाहता है और रातों रात प्रसिद्धि चाहता है हर कोई। यदि जैसे मैं भी वीडियो बना रहा हूं तो बेसिकली मैं इसी उद्देश्य के साथ बना रहा हूं ना। एक मेरा उद्देश्य ये भी है ना कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वीडियो देखें सुने। तो है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई प्रसिद्धि चाहता ही है, तो वो तो इस प्रकार से करती है। पर जब आप कहीं पे भी जाते हो तो आप कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स का पालन तो करते ही हो ना, कि आप नहीं करते, करते हो, बेसिकली हर कोई करता है। तो उन्हीं को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि भाई सार्वजनिक जीवन के क्या क्या बेस हो सकते हैं। अब कुछ जो मूल्यों को याद कीजिए, ऐसे मूल्य जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति में। यदि आप उस समय किसी भी व्यक्ति में ना समझ पाए ना, तो हमेशा लोक सेवक को ध्यान में रख के सोच लीजिए कि एक लोक सेवक को, एक एसडीएम है, कोई एडीएम है, कोई डीएम है, सेक्रेटरी साहब हैं, जॉइंट सेक्रेटरी साहब, वो तो खैर बहुत हाई लेवल की बात होगी, ठीक है। पर आप तो इन दो तीन को, कलेक्टर को लेकर के सोच लोगे, आईपीएस को लेकर के, भाई डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं साहब, एसपी साहब है, एसपी साहब में केस जो सार्वजनिक जीवन जो एसपी साहब का है, तो उसमें कौन कौन से उसमें बेसिक गुण होने चाहिए। डीएम साहब का जो सार्वजनिक जीवन है, एसडीएम साहब का जो बेसिक सार्वजनिक जीवन है, एडीएम साहब का है। तो किसी भी कोई भी विभाग का हो कर्मचारी, तो आप लोक सेवक की तैयारी कर रहे हो, इसलिए लोक सेवक क्या होने चाहिए, तो कुछ गुणों की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कुछ बेसिक गुणों की हम बातचीत कर लेते हैं, समझने के लिए इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो एक चीज जो होनी चाहिए, जो कि हर एक व्यक्ति में जो चीज होनी चाहिए, उसको हम क्या कह देते हैं, सत्यनिष्ठ। आपकी बुक्स में सबसे बेसिक मूल्य क्या दिया हुआ है, एथिक्स, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी दिया हुआ है, तो सबसे पहला मूल्य उसी को लेकर के चलो ना, क्या दिक्कत है। तो सत्यनिष्ठा ले लो, इंटीग्रिटी, क्या ले लिया आपने, इंटीग्रिटी ले लिया। इंटीग्रिटी के अलावा, इंटीग्रिटी क्या होती है, सत्यनिष्ठा। आप जो भी काम कर रहे हो पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो। देखिए ऐसा है, आपको समाज में ऐसा दिखाई देगा कि जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वो दंड पाते हुए दिखाई देंगे, और ऐसा होगा कि जो बेईमान लोग हैं, रिश्वतखोर लोग हैं, या जो नैतिकता का पालन नहीं करते हैं, वो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मजे में जिंदगी जी रहे। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपको ऐसा लग रहा है ना देख करके, जो मैं अभी बता रहा हूं, तो आप में अभी अच्छे से ईमानदारी आई ही नहीं है। क्योंकि ईमानदार व्यक्ति वो है जो कि पूरी संतुष्टि के साथ जीवन जी रहा है, वो संतुष्ट है। यदि आप ईमानदार हो तो आपको कभी चिढ़ नहीं होगी कि यार फलाने लोक सेवक ने तो करोड़ों अरबों की संपत्ति बना ली, मैं कुछ भी नहीं बना पाया, मेरी 10 साल की नौकरी हो गई। तो यदि ऐसा है तो आप में सत्यनिष्ठा है ही नहीं, इंटीग्रिटी है ही नहीं। गांधी जी ने जो 7 पाप कहे, उनमें से एक पाप ये भी तो कहा था, कौन सा, परिश्रम के बिना धन और अंतरात्मा के बिना सुख। तो सत्यनिष्ठा, देखो अच्छा होना इसलिए, किसी भी व्यक्ति को अच्छा इसलिए होना चाहिए कि अच्छा होना लास्ट में कहीं ना कहीं आपके लिए ही फायदेमंद होगा। किसी ना प्रकार से घूम फिर के फायदा किसको होने वाला है, अच्छा होने से आपके लिए ही होने वाला है। तो सत्यनिष्ठा को आप ले सकते हो। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट गुण किसी भी लोक सेवक में होना चाहिए, उसको हम ले सकते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी कि आप में उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। इन सब गुणों को हम विस्तार से देखेंगे, वैसे है ना, टेंशन ना लो, विस्तार से देखेंगे क्या क्या होते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी आप में होनी ही चाहिए, आप में लेने की क्षमता होनी चाहिए कि नहीं भाई मैं इसके लिए अकाउंटेबल हूं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट गुण है जिसपे बहुत ज्यादा विस्तार से आजकल चल रही है, वो है करुणा, कंपैशन। कंपैशन क्या है, करुणा, करुणा क्या है कि भाई एक सिद्धांत आता है जिसपे अभी मैं चर्चा भी करूंगा कि आप, जैसे गांधी जी ने कहा था,
आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। करुणा का मतलब है कि जैसे मैं इंसान हूं ना, वैसे सामने वाला भी इंसान है। मुझे एक सीन याद आ रहा है, सैम मानेकशॉ पे जो एक फिल्म बनी है ना अभी, तो उस फिल्म में क्या होता है कि दो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, तो एक उसका जूनियर होता है, तो जो सीनियर होता है वो जूनियर को सजा देता है कि ये तू मुझको क्या करेगा, 1000 सलूट मारेगा। तो सैम मानेकशॉ आते हैं, वो पूछते हैं कि भाई, उससे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, कि सर इसने मुझे देख करके सलूट नहीं मारा था, इसलिए इसको 1000 सलूट मारने की सजा दी है मैंने। तो सैम मानेकशॉ उससे पूछते हैं, कहते हैं, तो सैम मानेकशॉ को उससे पूछते हैं कि भाई तुमने इसको सलूट क्यों नहीं किया। तो उसने कहा था कि, उसने कुछ ऐसा कहा कि भाई मैं देख नहीं पाया था, इसलिए नहीं किया, और कोई मेरा इंटेंशन नहीं था। तो सैम मानेकशॉ जब स्थिति को समझ जाते हैं, तब वो क्या कहते हैं कि भाई ऐसा है, आर्मी का रूल है, बहुत अच्छी काम कर रहे हो तुम जवान, पर ऐसा करो, सलूट का जवाब तो सलूट से ही देना होता है, तो यदि ये तुमको सलूट मार रहा है तो जवाब सलूट से दो। तो कहने का मतलब यह है, अप्रत्यक्ष रूप से सैम मानेकशॉ ये कह रहे हैं कि भाई आप यदि किसी अच्छी जगह पे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के लिए परेशानी पैदा करो। भाई जैसे मेरे अंदर मन है, वैसे दूसरे का भी मन है। जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे हर जगह रेस्पेक्ट मिले, वैसे सामने वाला भी तो चाहता है कि मुझे रेस्पेक्ट मिले। जैसे मुझे कांटा लगने पे दर्द होता है, वैसे सामने वाले को भी होता है। ये करुणा है, तो ये एक गुण होना चाहिए। और इसके अलावा एक और गुण जो होना चाहिए, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैं बता रहा हूं फिलहाल, है ना, उनमें लोक सेवक में तो अनिवार्य तौर पर होना चाहिए, और लोक सेवा के प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए ना। समाज को ही हम अच्छा बनाना चाहते हैं ना, सार्वजनिक जीवन के आधारित सिद्धांत यहाँ पर लोक सेवक तो लिखा नहीं है। और वो है टॉलरेंस, 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 सहिष्णुता। यार देखो, अंग्रेजी ऐसी भाषा है, इसको लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है। तो प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे पता है मेरी प्रोनाउंसिएशन की कुछ प्रॉब्लम है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो सहिष्णुता, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, कुछ नहीं कर सकता। तो सहिष्णुता है। सहिष्णुता का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को मानता है, यदि कोई व्यक्ति दूसरे विश्वास में मानता है, कोई दूसरे, उसका मत दूसरा है, तो सभी को समान रूप से स्वीकार करना है, लाठी लेके नहीं निकलना है। जैसे मैं शाकाहारी हूं, तो मैं ऐसा नहीं कि मांसाहारी को देख करके पागल हो जाऊं, क्रोध में आ जाऊं, तू मेरे साथ कैसे खाना खा सकता, तू मेरे पास में बैठ कैसे गया, और मैं तो फलानी जगह ऐसे ही नहीं कर सकता, और तू मेरा सहकर्मी होकर के मेरे साथ खाना क्यों खा रहा है, और फलाने का। लाठी लेके नहीं निकलना भाई, सहिष्णु बनो। हरेक के अपने अपने मत हैं, हरेक के अपने अपने विश्वास हैं, हरेक की अपनी अपनी आस्था है, हरेक के अपने अपने विचार हैं। सभी के विचारों का स्वागत है। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, लेकिन फिर भी आपके विचार प्रकट करने के अधिकारों की रक्षा करूंगा। बाल्तेयर का शायद ये कथन है। तो टॉलरेंस होनी चाहिए सभी के प्रति। भाई ठीक है, चलता है, सब चलता है, क्या इशू है। ऐसा थोड़ी है कि समाज में एक ही तरीके के व्यक्तियों को जीने का अधिकार है। मैं मूछ रखता हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रत्येक व्यक्ति को मूछ रखनी चाहिए। जो मूछ नहीं रखेगा, है क्या है, मूछ नहीं रखता है, क्या मूछ रखो करो, क्या है, मर्द है, शान होती है मर्दों की, मूछ रखा करो, क्या है, पागल हो गया। ये पागलपंथी की बातें इस तरह की करना। अरे यार मैं शर्ट पहनता हूं, ये क्या यार टी शर्ट पहनते हो तुम लोग, ये पश्चिमी परिधान मत पहना करो। शर्ट भी पश्चिमी परिधान है, ये नहीं पता कुछ लोगों को। और क्या पश्चिमी और क्या अच्छा। गांधी जी ने खुद ने कहा, गांधी जी कह करके गए हैं कि मैं अपने घर के दरवाजे बंद रखूंगा, लेकिन अपने घर की खिड़कियां खुली रखूंगा। वो कह रहे हैं कि मुझे जहां से जो भी कोई अच्छी चीज मिलेगी, मैं उसको, प्रत्येक अच्छी चीज को अपनाऊंगा। विवेकानंद भी कह करके गए हैं कि भाई हमें पश्चिम से जो विज्ञान हमें मिल रहा है, जो तकनीकी हमें मिल रही है, हमें उसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। जहां से जो भी अच्छा मिले बटोर लो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, ठीक है। और साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, थोता थोता, मतलब अच्छा अच्छा ले ले और थोता दे उड़ाए, ऐसा कुछ होता है, मतलब पूरा मुझे याद नहीं है, कबीरदास जी का ये साधु को ऐसा होना चाहिए कि भाई अच्छी, वो सूप होता है ना अनाज साफ करने का, आपने देखा होगा घरों में,
ग्रामीण पृष्ठभूमि से यदि आप होंगे तो आजकल तो खैर परंपरा थोड़ी कम होती जा रही है, तो अनाज साफ करते थे ऐसे ऐसे करके, तो उसको ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो उसमें से जो थोता थोता जो होता है, खराब खराब जो होता है, वो बाहर निकल जाता है, ऐसे फटकारते हैं उसको। तो साधु कैसा चाहिए, अच्छी चीजों को अपने पास रखे, खराब चीजों को निकाल दे। तो टॉलरेंस, सहिष्णुता आप में अंदर होनी चाहिए। और एक और जो चीज होनी चाहिए वो है रेस्पेक्ट फॉर फ्रीडम। रेस्पेक्ट फॉर फ्रीडम, कि मैं अपनी स्वतंत्रता का भी सम्मान करूं और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करूं। ऐसा नहीं कि मैं खुद की अपनी ही स्वतंत्रता है, मेरे पास तो आजादी है और किसी के पास आजादी ही नहीं है। मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है और किसी की अभिव्यक्ति की आजादी ही नहीं है, तो वो नहीं चलेगा, है ना। सबको अपनी अपनी आजादी प्यारी है। आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरे के लिए परतंत्रता नहीं बननी चाहिए, ये प्रत्येक व्यक्ति में ये गुण होना चाहिए। और एक और जो गुण है, चौथा, पांचवा हो गया, छठवां एक और गुण बता देता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ गुण बता रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं ना। और वैसे तो काफी विस्तार से चर्चा हो रही है, मैं काफी ज्यादा बड़ा बड़ा बता रहा हूं, पर कोई नहीं चलेगा अभी, है ना। अपने को तो बस समझना है चीजों को अच्छे से। और पहला जो टॉपिक है ना एथिक्स का, काफी बड़ा है, देखो, है ना, नैतिकता वाला। प्रश्नों पे चर्चा कर लेंगे, कोई नहीं। छठवां जो एक और होना चाहिए वो है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब है कि आप कोई भी काम करो, जैसे आप लोक सेवक हो, तो आप डीएम रहते हुए आपका प्रत्येक काम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से काम होना चाहिए। ऐसा नहीं छुपाव दोराव, ऐसा होगा तो फिर लोगों को भरोसा कम नहीं बनता है, और भरोसा बनने में सालों लगते हैं, और भरोसा उठने में ना 1 मिनट की देरी नहीं होती। कहते हैं ना कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, ये इसका मतलब है कि आपके बाजार में साख क्या है, लोग कितना भरोसा करते हैं आप पे। और भरोसा कब बनेगा, आप में के अंदर जब ट्रांसपेरेंसी होगी, जब आपके अंदर पारदर्शिता का गुण होगा, तभी लोग आप पे भरोसा करेंगे। कोई व्यक्ति कितनी पारदर्शिता के साथ कितना काम करता है, उस पर उतने ही लोग उस पर, लोगों का भरोसा उस पर उसी अनुपात में बढ़ेगा, आपकी ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से। कि मैं भाई पब्लिक लाइफ में भी ऐसा हूं, पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हूं, तो लोगों का भरोसा जमता है उसके ऊपर। तो इन ये कोई है, इनमें से आप चाहो तो किन्हीं 3 का स्पष्ट रूप से जिक्र कर दो, और आप ये कहो कि नहीं मैं किन्हीं 3 का जिक्र नहीं करना चाहता, तो आपके लिए एक और आसान उपाय है। और वो आसान उपाय एक और क्या है, कि आप 4-5 लंबी लंबी पंक्तियां लिखें और उनमें से किन्हीं 3 को विस्तार दे दें, और किसी बड़े आदमियों का जिक्र कर दें, गांधी जी का, एपीजे अब्दुल कलाम का, किसी सिविल सेवक का एग्जाम्पल जोड़ दें, जैसे ई श्रीधरन साहब का जोड़ दें, किसमें, ट्रांसपेरेंसी में। तो ये है। तो कुछ और बड़ी पंक्तियां जो है वो मैं आपको बता देता हूं, उदाहरण से विश्लेषण कर दो, निष्कर्ष निकाल दो, बात होगी। तो सबसे पहली चीज जो इनमें से जो निकल करके आती है ना, सबसे पहला लंबा कथन यदि आपको लिखना हो तो कौन सा लिखोगे, कि भाई दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। ये करुणा से जुड़ा हुआ मैटर है ना। तो कैसा लिखना, दूसरों के साथ, पूरा लिखूं क्या, छोड़ो यार, पूरा लिखूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। दूसरों के साथ वही व्यवहार करना जो आप अपने लिए चाहते हैं। आप चाहते हो मेरा सम्मान हो, आप चाहते हो कि हर कोई मेरी बात सुने, आप चाहते हो कि मैं जहां कहीं भी जाऊं लोग मुझे पहचाने, आप चाहते हो कि लोग आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करें, आप चाहते हो कि लोग आपका सम्मान करें। तो इसके लिए जरूरी है पहले सम्मान देना। मुझे एक अनुपम खेर, अपने एक फिल्म जो एक्टर हैं, उनका कोई इंटरव्यू था, तो कह रहे थे कि मैं अपने पिताजी को देखता था, तो पिताजी को हर कोई नमस्कार करता था, जब भी वो बाहर जाते मैं उनके साथ जाता था। तो मैंने एक दिन मेरे पिताजी से पूछा कि पिताजी आपको हर कोई नमस्ते क्यों करता है यहाँ पे। तो अनुपम खेर के पिताजी ने क्या जवाब दिया, कि उन्होंने जवाब दिया कि बेटा मैं ना इनको कई सालों से नमस्ते कर रहा हूं, तू तो उस समय था भी नहीं, ठीक है, आज ही मुझे इसलिए नमस्ते कर रहा हूं क्योंकि मैं कई सालों से इनसे नमस्ते करता आ रहा हूं। कहने का मतलब यह है, चूंकि आप अपने लिए ये जो व्यवहार चाहते हो, पहले वो दूसरों के साथ करो तो सही, तभी तो आपको वो मिलेगा। रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट मिलेगा ना, मीठी वाणी बोलोगे तो मीठी वाणी मिलेगी ना। ऐसा कहते हैं कि आपके जो शब्द है वो कभी नष्ट नहीं होते,
एक हाइपोथेटिकल बात बता रहा हूं मैं आपको, वो कहीं ना कहीं लौट करके आते हैं। वो एक लिखा रहता है ना रेस्टोरेंट वगैरह में कि उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। तो सभी के साथ सम्मान पे पूर्ण व्यवहार करो ना, आपके क्या जाता है। सबको सबको स्वतंत्रता है अपनी अपनी, सबको अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। आप क्यों किसी को बहुत छोटा बहुत नीचा यदि आप किसी को दिखाने की कोशिश करोगे तो कोई आपको भी तो साथ भी तो वैसा व्यवहार कर सकता है ना। आप नहीं चाहते कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो तो आप भी वैसा ही व्यवहार करो। गांधी जी कहते हैं कि भाई आंख के बदले आंख तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो वो वाली बात है कि भाई दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करो, प्यार से व्यवहार करो, सब अच्छे से रहेंगे, भरोसा जमेगा तो ज्यादा अच्छी बात बनेगी। दूसरी जो बात है, ठीक है, जो टॉलरेंस वाली बात है, टॉलरेंस वाली बात है ना, टॉलरेंस, ठीक है, कि भाई अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करना, अपनी स्वतंत्रता का रेस्पेक्ट फॉर फ्रीडम, कि अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करना, और परंतु ये ध्यान रखना कि भाई हमारी स्वतंत्रता दूसरों के लिए परतंत्रता ना बन जाए। हमारी आजादी की वजह से किसी दूसरे को परेशानी तो नहीं हो रही है। भाई आजादी है, जैसे वो एक नाना पाटेकर का एक रील काफी वायरल होती है ना, वो जाता है कहीं पे, म्यूजिक हो रहा है, पार्टी हो रही होती है, और वो जाकर के स्पीकर में गोली मार देता है कि नींद हराम कर रखी है, शोर मचा रखा है। आपको आजादी है कि आप जश्न मनाएं, पर आपको इस बात की कोई आजादी नहीं कि आप रात को 2 बजे 1 बजे 11 बजे जो भी नियमों में है उस समय आप तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहे हो और लोगों को परेशान कर रहे हो। आपको ये अधिकार नहीं है। आपको आजादी तो है, बट इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को आप परेशान करोगे। आप कह दो कि भाई मेरे पास तो आजादी, मैं हाथ में लाठी लेके चलूंगा और लाठी भी ऐसे घुमाते हुए चलूंगा, मेरे आसपास मत आ जाना, मुझे आजादी है। अगला आदमी सांप लेकर के आ जाए कि मेरे पास भी आजादी है, दूसरा लाठी लेकर के आ गया, तो भाई ऐसी आजादी का अंतिम परिणाम तो जंग ही है, संघर्ष ही है। जैसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे ट्रेनों वगैरह में कि कुछ भी करते हैं, जैसे रात को लाउड म्यूजिक पे मोबाइल में तेज आवाज में कोई भी वीडियो देख रहे हैं तेज आवाज में, उनको परवाह ही नहीं, कोई आसपास सो रहा है, भाड़ में जाओ, और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनको ये पता ही नहीं है कि भाई स्वतंत्रता तुमको मिली हुई है, ये स्वतंत्रता कभी भी जा सकती है। यदि ज्यादा दुरुपयोग किसी भी चीज का होगा तो वो छीनी भी तो जा सकती है ना, सत्ता के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, या जो सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा। तो अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करना, परंतु ये ध्यान रखना कि वो दूसरों के लिए क्या नहीं बन जाए, गुलामी ना बन जाए, परतंत्रता ना बन जाए, दूसरे कोई परेशान ना हो। करुणा की जो मैंने बात कही, करुणा क्या होनी चाहिए कि जो समाज में मेरी तुलना में जो बेचारे कमजोर वर्ग हैं, जो हाशिए पे हैं, जो मुझसे कमजोर है, मेरी तुलना में वंचित वर्ग है, उनके प्रति करुणा युक्त व्यवहार करना, करुणा युक्त व्यवहार करना, कंपैसिनेट होना, करुणा युक्त व्यवहार। जैसे करुणा युक्त व्यवहार का मतलब जो भी, जैसे बहुत सारी चीजें आपको तुक्के में मिली हुई है, जैसे मैं एक अच्छे परिवार में हूं, अच्छी स्थिति में हूं, यदि कोई भी व्यक्ति इस परिस्थिति में है, ऐसी अच्छी परिस्थिति में है, तो उसको, जैसे एक फिल्म आई थी इश्क नाम की, आपने देखी हो तो, पुरानी फिल्म है काफी, उसमें जो एक जो हीरो का जो पापा होता है, एक्टर का जो पापा होता है, वो ऐसे कहता है कि मुझे गरीबों से नफरत है, अच्छी गरीब ने छू लिया, मुझे नहाना पड़ा। ऐसे नहीं होना है, छुआछूत नहीं फैलाना, अस्पृश्यता नहीं फैलानी है, अनुच्छेद 17 जो है उसका उल्लंघन नहीं करना है, जाति पाति के आधार पर ही नहीं, किसी भी बेस पर आधार पर, रंग हो, रूप हो, नस्ल हो, जाति हो, धर्म हो, किसी भी आधार पर आपसे यदि कोई कमजोर स्थिति में है तो ध्यान रखो आप भी किसी से कमजोर स्थिति में हो। कहते हैं ना हर शेर के लिए सवा शेर है। तो भाई जो कमजोर वर्ग है उनके प्रति करुणा का व्यवहार हमेशा ही रखा जाना चाहिए। इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं किसी की तुलना में हमेशा आप भी हाशिए पे हो। और सहिष्णुता मैंने बता ही दिया, सॉरी
कि जिनका धर्म, मत, विश्वास, आस्था यदि मुझसे अलग है तो उनके प्रति कैसा रहना है? लचीला रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा ही धर्म दुनिया में सबसे अच्छा है, मैं जो मानता हूं, मैं जो विचार देता हूं ना, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, मैं जो मानता हूं वही श्रेष्ठ है, वो बाकी सब बेकार है। ऐसे नहीं होना, क्योंकि इसी चीज ने, धर्म ने बहुत सारे लोगों को मारा यार। आस्तिकता ने, मतलब धर्म की कट्टरता ने जितने लोगों को मारा है ना, दुनिया में जितना खून बहा है धर्म के नाम पर, उतना शायद नास्तिक लोगों ने कोई युद्ध नहीं किया होगा। आपको पता है धर्म युद्ध हुए, क्रूसेड हुए। आपको यह भी पता होगा कि जो ईसाई जो धर्म है उसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक को लेकर के कितने संघर्ष हुए, कितने विवाद हुए, कितने सारे लोगों को मारा गया, हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए। आज भी धर्म के नाम पे ISI हो गया, इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड सीरिया जो चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, कितना बड़ा संघर्ष है, कितने सारे लोगों की जान जा रही है। ठीक है ना यार, तुमको जो मानना है मान लो, हमको जो मानना है हम मान लेंगे। मत के आधार पर, विश्वास के आधार पर, आस्था के नाम पर यहूदियों को, विचारों को, यहूदी धर्म को कितनी बार निर्वासित होना पड़ा, कितने सारे उनके पर अत्याचार हुए, जन कितनी बार हुए। क्यों फालतू में ये झगड़ा करना? आजकल भारत में एक बहुत खराब चीज जो देखने को मिल रही है वो है भाषावाद। काफी सारे वीडियो ऐसे आते हैं कि कभी बेंगलोर का वीडियो आ गया कि भाई कन्नड़ भाषा में बात नहीं करेगा तो हम ऑटो में नहीं ले जाएंगे, या इस तरीके के बहुत ही कम आते हैं। लेकिन कोलकाता मेट्रो का एक वीडियो वायरल हो गया, कहीं का भी हो, स्पेशलाइज नाम लेके नहीं बोल रहा, कहीं का भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो भाषा बोलना चाहता है बोले ना, क्या प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, भारत, हिंदी हमारी राजभाषा है, समझ में आता है, पर हम किसी को जबरदस्ती क्यों फोर्स करें? हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची है ना भाषाओं को लेकर के, 22 भाषाएं हैं उसमें, और जो नहीं भी हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनको बोलने ही नहीं देंगे। बोलो ना, क्या दिक्कत है? अरे भाषा ही तो है, विचारों का आदान प्रदान ही तो करना है ना, इसमें लठ उठाने की क्या जरूरत है यार? लोग वैलेंटाइन डे पे लाठी लेके निकल जाते हैं कि भाई क्यों प्रेम कर रहे हो, जो भी प्रेम करेगा हम उसकी ठुकाई करेंगे। अरे यार हद हो गई। शाकाहार मांसाहार को लेकर के लोगों में झगड़े हो जाते हैं। तो ठीक है यार, थोड़ा तो सहिष्णुता रखो, थोड़ा तो दूसरे के धर्म, मत, विश्वास, आस्था, इन सब में कुछ तो भरोसा रखो ना यार। इन सब गुण नहीं होंगे, आप कैसे, आप चाहते हो कि आप सार्वजनिक जीवन में नैतिकता लेकर के आओगे? कैसे लेकर के आओगे इन सब गुणों के बिना आप सार्वजनिक जीवन में नैतिकता? और जो आखिरी चीज आप लिख सकते हो, मतलब इनमें से कोई भी 3 लिखनी है, उदाहरण सहित दे देना, मैं तो बस व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूं, कई सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। और 5वीं चीज क्या है कि भाई कोई सामाजिक समस्या है, या कोई मुद्दा है, उस पर उसको क्या रखना, तर्क रखना। उसको किसके साथ समझना है? तर्क के साथ समझना है, वस्तुनिष्ठता के साथ समझना है। पर्सनल लाभ या हानि की तुलना में उसको नहीं तोड़ना है, निजी लाभ या हानि की तुलना में नहीं तोड़ना है। किसी भी सामाजिक समस्या को, किसी भी मुद्दे को निजी लाभ या हानि की तुलना में ना तोड़ करके वस्तुनिष्ठता और तार्किकता के साथ समझना है। उदाहरण के लिए जो सबसे विवादास्पद जो प्रश्न भारत में जो बना हुआ मुद्दा जिसको हम कह सकते हैं, वो आरक्षण को लेकर के आता है। तो आरक्षण पे एक जनरल ट्रेंड क्या होता है कि जो जिसको इससे फायदा हो रहा है वो उसके पक्ष में होता है, और जिसको इससे फायदा नहीं हो रहा है वो इसके विपक्ष में रहता है। ये ज्यादातर है, पर ये तो एक बहुत ही बेसिक बात हो गई। असली बात है कि आप इसको तर्क के साथ समझो, वस्तुनिष्ठता के साथ समझो, और सामने वाले का यदि कोई तर्क अच्छा लगे तो उसे पूर्णता के साथ स्वीकार करो। आपके पास ठोस तर्क होना चाहिए,
कहते हैं कि सबसे अच्छी डिबेट कौन सी होती है, या कोई भी व्यक्ति सबसे अच्छी तरीके से कौन सा व्यक्ति डिबेट कर सकता है, तो वही व्यक्ति डिबेट बहुत अच्छी कर सकता है जिसको किसी भी मुद्दे के पक्ष और विपक्ष दोनों मालूम है। यदि किसी व्यक्ति को पक्ष और विपक्ष दोनों मालूम नहीं है और केवल एक ही पक्ष मालूम है, तो उसको अधूरा ज्ञान है और वो दूसरे पक्ष को कभी समझ ही नहीं पाएगा। जैसे सोशल मीडिया में एक बात चलती है ना कि भाई जैसे कुछ शब्द चलते हैं, जैसे एक अंधभक्त जैसे शब्द चलता है, चमचा चल जाता है या मूर्ख चलता है, इन सबसे दूर रहना है। कैसे? किसी भी राजनेता की कोई भी नीति यदि आपको अच्छी लगती है तो खुलकर तारीफ करो, और यदि कोई भी नीति खराब लगती है तो आप उसकी आलोचना करो। इसे व्यक्तिगत लेवल का मैटर मत बनाओ। जैसे बहुत से लोग आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि लोगों में शर्त लग जाती है कि मैं अपने बाल कटा दूंगा, मैं अपना टकला हो जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, और 10,000 की शर्त रख देंगे फलानी। ऐसे पागल नहीं होना है, लठ लेके नहीं निकलना है। आपके पास बैलेट तर्क होना चाहिए ना, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता क्या कहती है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो ये वस्तुनिष्ठता है। पर यदि प्रश्न यह आ जाए कि भाई भारत की राजधानी क्या होनी चाहिए, और कोई कहे कि यार मेरी राय में भोपाल होनी चाहिए, तो उसका तर्क मानना चाहिए। और वो कह रहा है कि भाई भोपाल इसलिए क्योंकि भारत के बीच में है। कोई कह रहा है उसका अपना तर्क है, तो ठीक है भाई, तेरा अपना तर्क है, हो सकता है। उससे लाठी लेकर के उसकी खोपड़ी तोड़ने के लिए तैयार नहीं होना। नहीं, तूने कह कैसे दिया भोपाल होगी जब हम कह रहे हैं कि चंडीगढ़ होगी। नहीं, ऐसे नहीं होना, पागल नहीं बनना। तो ये सारी की सारी बातें हैं। इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, इनकी व्याख्या कर दो। व्याख्या करने के लिए आप जो है वो कुछ उदाहरण जोड़ दो। उदाहरण किसका जोड़ दो? एपीजे अब्दुल कलाम का जोड़ दो, और एपीजे अब्दुल कलाम का जोड़ दो इसमें। ठीक है कि डॉक्टर एपीजे जो अब्दुल कलाम थे वो राष्ट्रपति पद पर रहते थे। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी पूरी सादगी के साथ रहते थे, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करते थे। उन्होंने जो भी काम किए पूरे के पूरे किसके साथ किए? पारदर्शिता के साथ किए। पूरे के पूरे उन्होंने जवाबदेही के साथ में उन्होंने सारे के सारे काम किए। उन्होंने जब भी वो कहीं जाते थे तो आपको पता है उनके व्यवहार के बारे में कि वो अपने लिए अलग से स्पेशल कुर्सी नहीं लगवाते थे। तो इसका मतलब क्या है कि वो समानता में विश्वास करते थे, कि वो दूसरों के साथ वही व्यवहार करते थे जो कि वो अपने लिए चाहते थे, यानी कि समानता का व्यवहार सबके साथ करते थे। एक और उदाहरण दे दो, महात्मा गांधी भी दे दो। कोई महात्मा गांधी जी ने काफी सारे आंदोलन चलाए, सत्याग्रह का आंदोलन चलाया, लेकिन उन्होंने कभी भी हिंसा को नहीं अपनाया। नेल्सन मंडेला का उदाहरण लो कि भाई उन्होंने 27 साल जेल में गुजारे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने समानता की नीति को नहीं छोड़ा। वो उनका समाज के साथ, पूरे समाज के साथ कैसा रहा? करुणा के युक्त व्यवहार रहा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का भी दे दो कि उनका भी कहो कि भाई उन्होंने अपने पूरे जीवन भर समानता के लिए काम किया। वो चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय को वही रेस्पेक्ट मिले, समान रेस्पेक्ट मिले, और इसके लिए उन्होंने संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान बनाए। उन्होंने नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए, समानता का प्रयास किया। ठीक है, आप इसमें निस्वार्थता जोड़ना चाहो तो वो जोड़ दो, ये मैंने जोड़ ही दिया। और सत्यनिष्ठा में आप चाहो तो किसका उदाहरण जोड़ सकते हो? ई श्रीधरन साहब का जोड़ सकते हो। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे तो वो कभी पर्सनल उपहार लेते ही नहीं थे, मना ही कर दिया था सारे के सारे। तो ये है दिल्ली मेट्रो के लिए ई श्रीधरन साहब को आप ले लो, है ना। और बस ठीक है, इतना कुछ लिख दोगे, बहुत कुछ है रे। उदाहरण कितने सारे हो गए, बड़े बड़े लोगों के उदाहरण लिखो, उनके जीवन से छोटा छोटा एक एग्जाम्पल लिख दो, बात खत्म करो। सॉरी मुझे लगता है कि थोड़ी सर्दी है, उसका असर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इतना हो गया। अब 2018 में कोई प्रश्न नहीं आया हुआ है, तो हम 2017 के प्रश्न पे चलते हैं। तो 2017 का जो अगला प्रश्न है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्या है अगला 2017 का प्रश्न? कि
वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का संकट सद्जीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा हुआ है, विवेचना कीजिए। द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम्स इज ट्रेस्ड टू ए नैरो परसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ डिस्कस। तो हमको यहाँ पे क्या देखनी है? सद्जीवन की संकीर्ण धारणा। सद्जीवन का मतलब जानते हो? गुड लाइफ, अच्छा जीवन किसे कहते हैं? अच्छा जीवन है घर, है पैसा, है गाड़ी। ये वाला गाना सुना आपने हनी सिंह का? तो सद्जीवन इसी को कहते हैं। आधुनिक युग में तो इसी को कहते हैं, है घर, है पैसा, है गाड़ी। तो अब हम देख लेते हैं कि नैतिकता के फील्ड में किसे कहते हैं सद्जीवन। तो 2017 का ये प्रश्न है। यहां पे हम देखेंगे सद्जीवन की संकीर्ण धारणा। सद्जीवन की संकीर्ण धारणा और क्या है? नैतिक मूल्यों का संकट। नैतिक मूल्यों का संकट। चलो थोड़ा दार्शनिक तरीके से इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। चलो सॉरी। अच्छा जीवन कहेंगे किसे? आपको क्या लगता है? क्या है अच्छा जीवन? व्हाट इज गुड लाइफ? गुड लाइफ क्या है? तो अच्छे जीवन क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, किताबी भाषा में और व्यावहारिक जीवन में आपको अंतर दिखाई देगा। वर्तमान समय जो है वो क्या है? किसका है? कंज्यूमरिज्म का है, उपभोक्तावादी संस्कृति का है। मैंने बताया ना, है घर, है पैसा, है गाड़ी। हर किसी को आईफोन चाहिए, हर किसी को महंगे से महंगा फोन चाहिए, हर किसी को बड़ी से बड़ी गाड़ी चाहिए। समाज में भी आप देखोगे, भारतीय समाज में भी तो सामान को लेकर के होड़ मची हुई है। मेरे पास कितना महंगा सामान है, मैं कितने ब्रांडेड कपड़े पहन करके घूम रहा हूं, मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास कितना महंगा फोन है। और लोग इसको क्या किससे जोड़ रहे हैं? अपनी पहचान से जोड़ रहे हैं। वास्तविकता में ये क्या है? सद्जीवन की संकीर्ण धारणा है, बहुत छोटी सोच है। ये क्या है? बहुत छोटी सोच है। जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। भारतीय हिंदू दर्शन में, जिसको वेदांत दर्शन कहते हैं, 4 पुरुषार्थ बताए हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वर्तमान समय में यदि आप देखोगे, देखो बृहद अवधारणा तो क्या है सद्जीवन की कि ये चारों होने चाहिए। संकीर्ण धारणा में किनको ले लिया गया? केवल इन दो को। यदि कि इन दो को ही प्रमुखता दी जा रही है तो वो सद्जीवन की संकीर्ण धारणा है। और इन चारों को यदि साथ में लेकर के जा रहा है, इन चारों के संतुलन के साथ में जीवन जिया जा रहा है, तो वही क्या है? सद्जीवन है, ओरिजिनल सद्जीवन है। ये तो बहुत छोटी सोच हो गई। अर्थ और काम आप देखोगे ना, वर्तमान समय में आप देखोगे, जैसे हम कहते हैं कि यार वर्तमान समाज में अश्लीलता बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। भाई काम वासना जितनी चरम पे आज की डेट में मानव में दिखाई देती है, आप देख पा रहे हो चारों तरफ। आप इस प्रकार की रीलें कितनी सारी लोग बनती हैं, क्योंकि रातों रात प्रसिद्धि चाहिए। और रील इस तरह की बना क्यों रहे? क्योंकि प्रसिद्धि तो चाहिए चाहिए, पैसा भी चाहिए, क्योंकि पता है कि प्रसिद्धि मिलेगी तो पैसा भी आएगा और लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। पर आप ये दो चीजें तो हासिल कर लोगे, बहुत सारे तरीके हैं, पर आपके अंदर नैतिकता नहीं रहेगी। फिर इन दोनों का क्या होगा? अब क्या हम कहें कि भाई नहीं भाई, हम हिंदू दर्शन के अनुसार या वेदांत के अनुसार काम नहीं करेंगे, और भी तो कई सारी फिलॉसफी है दुनिया में, हम चारवाक को फॉलो करेंगे। चारवाक, चारवाक कौन लोग हैं? पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, ठीक है। कल आज का कबूतर अच्छा है कल के मूड से। ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत,
कि 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है, कि 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का। ये हो गया चारवाक। तो आप चारवाक के अनुसार जीना चाहते हैं। चारवाक जो दर्शन है ना, उसको बेसिकली हिडोनिज्म हम कह देते हैं, सुखवादी दर्शन। पश्चिम में भी कई सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, बेंथम हो गया, मिल हो गया, जिनको उपयोगितावादी भी कह देते हैं। वर्तमान समय में तो हर कोई क्या है, सुखवादी दिखाई देता है। हर किसी को भौतिक संपत्ति चाहिए, अर्थ और काम चाहिए, पर जिसमें शारीरिक, मानसिक, आप क्या चाहते हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो, उन्नति ना हो, तो फिर आपका सद जीवन की जो धारणा है वो कैसी हो जाएगी, संकीर्ण। ये चारों चीज हो जानी चाहिए कि अच्छा जीवन वही हो सकता है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित हो। आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिकता को संतुलित करते हुए उन्नति की ओर प्रगति कर रहा है, उन्नति की ओर बढ़ रहा है। पर अभी आज के समय में देखोगे तो हर किसी को क्या चाहिए, पैसा। आप आजकल के आप गाने भी देखोगे तो मैं बारिश कर दूं पैसों की, जो तू जा मेरी, ज्यादातर इसी टाइप के आपको दिखाई देंगे। तो क्योंकि यही केंद्र में है, सेंट्रल में यही है। अब व्यक्ति में और भी तो कई सारे गुण होते हैं। अच्छे जीवन जो होता है, नैतिक जीवन जो होता है, उसमें तो और भी कई सारे गुण है। क्षमा है, ईमानदारी है, दया है, करुणा है, सहिष्णुता है। वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे। और आप एक बात बताइए, जो कांट जो कहता है, कांट का निरपेक्ष आदेश जो है, वो क्या कहता है, कांट का निरपेक्ष आदेश क्या कहता है कि भाई प्रत्येक चीज को सार्वभौमिकता की कसौटी पे कस के देखो। यदि सारे व्यक्ति ही इसी काम में लग जाएंगे कि घर, पैसा, गाड़ी, 4 बोतल वोदका, तो समाज प्रगति करेगा कैसे, उन्नति करेगा कैसे। कोई ना कोई तो लोग चाहिए ना। देखिए, दर्शन में एक अलग तरीके से काम करता है। दर्शन में गुण क्या चीज है, भाई गुड लाइफ की बात कही गई है। दर्शन में गुण है क्या, हमारे यहाँ एक शब्द चलता है जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन 3 शब्दों का मतलब क्या है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यानी कि जो सच है वही शिव है। शिव का मतलब कल्याणकारी, जो सभी का कल्याण चाहता है, जो सभी का भला करता है, और जो सभी का भला करेगा वही तो सुंदर होगा। दर्शन में, पश्चिम में प्लेटो जिस बात को कह रहा है ना, वो क्या कह रहा है कि गुड इज गॉड, कि अच्छा ही भगवान है, जो गुण है वही गॉड है। पश्चिम के तीनों दार्शनिक इस बात को, ग्रीक जो प्राचीन फिलोसफर है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, तीनों ये कहते हैं कि गुड इज गॉड, जो अच्छा है वही भगवान है। शुभ जीवन का मतलब क्या है कि भाई अच्छा होना, कि भाई जीवन कैसा होना चाहिए। क्या इंसान को संयम ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, मौज मस्ती करो रे, ऐस जीवन में, पर आप ऐस तो कर लोगे, कितना ऐस कर लोगे। आप सोचो, माँ बाप ये सोच ले कि मुझे तो ऐसी करनी है, बच्चे जाए भाड़ में, तो कैसे काम चलेगा। अब आपके माँ बाप ने कहीं ना कहीं त्याग किया है ना, संतुलित चारवाक पर, और इन दोनों को लेकर के संतुलित जीवन जीने का प्रयास किया है ना। बैलेंस बनाना पड़ेगा ना, बैलेंस नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा। तराजू में दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए ना। देखो, कुछ तो होता है कि भाई सुखवादी, जैसे मैंने बताया, कुछ जैसे जैन दर्शन है अपना, है ना, या सिनिक संप्रदाय जो है पश्चिम में, भारत में जैन संप्रदाय हो गया, ये बहुत ज्यादा वैराग्यवाद की बात करते हैं। ये वैराग्यवादी इनको हम कह सकते हैं। पर यदि हम, जैसे विवेकानंद कहते हैं कि मुझे ऐसे युवा नहीं चाहिए, आज का समय वैसा नहीं है कि हम सब लोग हिमालय पर तपस्या करने चले जाए, नहीं, समाज में रह करके समाज को बदलना है, समाज में रहते हुए नैतिक बनना है। कबीरदास जी भी यही कहते हैं ना कि गृहस्थ जीवन में नैतिक बने रहना सबसे कठिन काम है।
तो आप तो अरिस्टिपिसस हैं, आपके पास में तो सेरेनाइक संप्रदाय है, आपके साथ तो चारवाक है, हेडोनिज्म है। आप तो कहो बस ऐसे ही ऐस करनी है जीवन में, दुनिया जाए भाड़ में, हमें कोई लेना देना नहीं, लाइफ में ऐस करो, मजे करो। पर यदि हम ऐसा ही करेंगे तो इससे तो क्या हो जाएगा ना, व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बस अपने ही बारे में सोचेगा, बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाएगा। और जब बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा संसाधन चाहिए, और जब बहुत ज्यादा संसाधन चाहिए तो जैसे महात्मा गांधी जी कह के गए हैं कि ये पृथ्वी के समस्त पृथ्वी सभी व्यक्तियों की जरूरतें तो पूरी कर सकती है, लेकिन लालच एक भी व्यक्ति का पूरा नहीं कर सकती। आप सोचो कि चलो हम सभी सुखवादी हो जाते हैं, सबको ऐसी ऐस करनी है। आप बताओ सभी बस पी करके पड़े हुए हैं, तो इसमें क्या ऐस है? एक कथन है कि संतुष्ट सुअर होने से अच्छा है असंतुष्ट मनुष्य होना, और असंतुष्ट मनुष्य से अच्छा है असंतुष्ट सुकरात होना। सुकरात से पूछा गया कि किसी ने कहा कि यार सुकरात आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, तो सुकरात ने यह कहा कि बस कि मुझे बस कि आपको सब कुछ मालूम है। तो उसने कहा कि मैं उसमें इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। जिसको इस बात का पता है ना कि मैं कुछ नहीं जानता, वही सबसे ज्यादा जानता है। और बाकी तो आप मूर्खों से मिल लो, मूर्खों का कॉन्फिडेंस हमेशा चरम पे होता है। जितना किसी में सेल्फ कॉन्फिडेंस यदि किसी में बहुत ज्यादा है ना, समझ जाना, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता, दूसरे तो उसके लिए कचरा है। समझ जाना वो महामूर्ख है, जो किसी दूसरे का तर्क ही नहीं सुनना चाहता, वो महामूर्ख है। उसको कुछ किसी भी चीज का ज्ञान है ही नहीं। कहते हैं कि सबसे अच्छा समाज वही समाज माना जाता है जिस समाज में चर्चा की संस्कृति होती है। जिस समाज में चर्चा है ही नहीं, कट्टरता है, किसी के विचारों को सुना ही नहीं जाता है, तो वो समाज बहुत पीछे रह जाएगा। अब एक ऐड आता था ना, एन आइडिया, एक आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल दे, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। कोई भी विचार हो सकता है जो जिंदगी बदल सकता है। अब आप सोचो कि समाज ऐसा है कि वहां पे केवल बड़े लोग ही विचार देंगे, कोई कमजोर है तो वो विचार नहीं दे सकता, तो फिर वो विचार आएगा कैसे? जब हम वर्क कल्चर पढ़ेंगे एथिक्स में ही, टॉपिक नंबर 6 और 7 में, तो आप देखोगे कि वो ऑफिस सबसे ज्यादा प्रोग्रेस रूप से काम करेगा जहां पे सभी कर्मचारी मिलकर फैसला करते हैं, चर्चा करके फिर फैसला लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक बात व्यक्ति ने कहा, जो बॉस है उसने कह दिया ऐसा करते हैं, और सब कह रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल सर, कितनी अच्छी बात है, आपने क्या बात कही है सर, आप कितनी अच्छी बात, यही करो यही करो। और बात कही है बहुत बड़ी मूर्खता वाली। जैसे मान लो कि किसी जंगल में होकर के रोड निकलनी है, डीएम साहब गए हैं डायरेक्टर साहब के पास में कि साहब ऐसे ऐसे ये फाइल है, रोड निकालनी है, बताओ क्या करें। और डायरेक्टर साहब ने क्या कहा, ऐसा करते हैं यार इस जंगल में आग लगा दो ना, क्या दिक्कत है, खर्चा भी बच जाएगा, अपने आप ही रास्ता बन जाएगा, और फिर हम वहां पे आसानी से रोड बना लेंगे। तो अक्सर करके सरकारी चीज में क्या होगा, जो दूसरा कर्मचारी, अरे सर वाह वाह क्या बात कही है सर, आप कितना मौलिक सोचते हो सर, कितनी नवीन। और सच यह है कि इतना घटिया विचार दिया है उसने कि पूछो ना, क्योंकि नौकरी करते हुए हो गए 18 साल 16 साल, जब से सिलेक्शन हुआ है तब से किताब उठा करके देखी नहीं है, उसके बाद से केवल पैसे कमाने में व्यस्त हैं, तब से केवल सुखवादी हो गए हैं, कुछ देखते ही नहीं, ज्ञान अर्जन कर ही नहीं रहे, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इनका बैलेंस बना करके चलना है। तो संसाधन, जैसे एक वो आती है ना ब्लड डायमंड की एक थ्योरी आती है, भाई जितना भी खनन का काम हो रहा है, आप दुनिया में देखोगे कि दुनिया में पॉल्यूशन कब से बढ़ा है, दुनिया में समस्याएं कब से बढ़ी हैं, तो आपकी समझ में आएगा कि जब से 1850 का एक समय ले लो, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, औद्योगिकीकरण हुआ है, आज 2024 में आप देखोगे क्लाइमेट चेंज की सारी प्रॉब्लम इसी समय हुई है, जनसंख्या वृद्धि की सारी प्रॉब्लम इसी समय हुई है, नई नई बीमारियां जितनी भी पैदा हुई हैं वो इसी दौरान पैदा हुई हैं, उससे पहले कुछ पैदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यही वो समय था जब से कंज्यूमरिज्म यानी कि उपभोक्तावाद का जो विचार है वो इतना ज्यादा हावी हो गया। एक सेकंड देना है ना, माफी चाहूंगा। तो
कंज्यूमरिज्म जो भोक्तावाद है वो विचार हावी हो गया और बस शोषण ही शोषण किए जा रहे हैं। पृथ्वी का जितना शोषण हमने इस दौरान किया है उतना तो किसी समय नहीं किया। इसको कहते हैं सुखवाद। हम कहते हैं संतुलन की बात। अरस्तु को यदि आप लोगो, प्लेटो को यदि आप पढ़ो, ईगल को पढ़ो, जेएस मिल को पढ़ो, ये सब यही बात कहते हैं कि भाई ठीक है, सबको समझ के हम ये नहीं कह रहे कि केवल अरस्तु को फॉलो करो, केवल प्लेटो को फॉलो करो, केवल हीगल को फॉलो करो, केवल मिल को फॉलो करो, कि वेदांत को करो, चारवाक को करो, अरिस्टिपीस जिस किसी को भी नहीं, बैलेंस बना करके चलो। कितने सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोग बहुत संतुलित जीवन जी रहे हैं। भूटान के देखो कितना अच्छा देश है, एकदम संतुलित जीवन जी रहा है वो, इसलिए उनका देश जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इतना ऊपर है। स्टीव जॉब्स का आप उदाहरण ले लो। स्टीव जॉब्स ने खुद ने ये बात कही कि भाई मेरा ध्यान आंतरिक शांति के साथ ज्यादा है। अरस्तु की जो बुक है निकोमेकियन एथिक्स, भाई एथिक्स पे सबसे पहली पुस्तक अरस्तु की मिलती है, नैतिकता पर अलग से जो लिखा गया है ना। तो उसमें उन्होंने द गुड लाइफ की थोड़ी सी अवधारणा को उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई केवल भौतिक संपत्ति सुख नहीं है, बल्कि जिस व्यक्ति में नैतिक गुण है। गांधी जी के 7 पापों में से एक पाप क्या है कि भाई अंतरात्मा के बिना सुख है। तो भाई यदि हम केवल सुखवाद पर केंद्रित हो जाएंगे, संकीर्ण धारणा में हो जाएंगे, तो समाज के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। हमको ध्यान देना है वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर, हमको ध्यान देना है सर्वे भवन्तु सुखने की भावना पर, हमको ध्यान देना है गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर। तो कंज्यूमरिज्म से दूर रहना है। तो जब भी हम कहेंगे कि भाई सज्जीवन की संकीर्ण धारणा क्या है, तो सज्जीवन की संकीर्ण धारणा और नैतिक मूल्यों का संकट क्या है, तो सबसे पहले लिख दो कि भाई वर्तमान जीवन का, वर्तमान समय का सबसे बड़ा संकट है भौतिकता, भौतिकवाद। दूसरा संकट क्या है? उपभोक्तावाद, मेटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म। उपभोक्तावाद और ये क्या है इसे, भौतिकवाद। आज के समय में लोग सफलता किसको मानते हैं? पैसे को, पर ये है नहीं, है ना। इसी की वजह से आप देखोगे समाज में मनोवैज्ञानिक समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो आप और दूसरा क्या लिखोगे इसमें? भौतिकवाद लिख दिया, उपभोक्तावाद लिखोगे, और क्या लिख दोगे आप? ये भी लिख देना कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, डेक्लाइन ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। कौन कौन से हैं? जैसे सामूहिकता। अब सामूहिकता खत्म होती जा रही है। पहले सभी लोग मिलजुल करके त्योहार मनाते थे, गांव की चौपालों पर लोग बैठा करते थे। अब लोग क्या हो गए? बहुत ज्यादा पर्सनल हो गए, बहुत ज्यादा व्यक्तिगत जो है वो हो गए हैं, और अब जो है कि वो इस पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। किस पे? सहयोग पर। अब सोचते हैं कि सब अपना अपना काम है। और एक और देखोगे तो आजकल समानता का बहुत ज्यादा उल्लंघन। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। समाज के कमजोर वर्गों को बहुत सारे लोग अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। और निरंतर असमानता का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, मानवाधिकारों का संकट बढ़ता जा रहा है। जैसे शहरी और गांव के क्षेत्रों की तुलना करो, शहर में पढ़ने वाले बच्चे और गांव में पढ़ने वाले बच्चों की एजुकेशन पे चर्चा करो, कितना बड़ा अंतर है। एक तो उस स्कूल में पढ़ रहा है जहां की हर चीज, हर तरह के गुणों को विकसित करने पे ध्यान दिया जा रहा है, और एक बेचारा एक ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहां पे बस खाना मिलता है, वो खाना खा के आ जाता है, बस, और कुछ नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या है? संकीर्ण धारणा से जुड़े हुए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे कि भाई वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का संकट सद्जीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस दृष्टिकोण से जीवन जो है हमारा केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक ही सीमित रह जाता है, हमारी सोच भी वैसी रह जाती है, और हम नैतिकता से दूर हो जाते हैं। जबकि हमें सत्यम शिवम सुंदरम जैसे वाक्यों को जीवन में लाना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखने जैसे वाक्यों को जीवन में लाना चाहिए, और वसुधैव कुटुंबकम जैसे शब्दों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और हमें सभी के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, और सामूहिक रूप से समाज की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। तो यह है आपका सद्जीवन की संकीर्ण धारणा। मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया, कम तो नहीं बताया होगा।
और फिर भी आप अपने विचार बता दीजिए कि भाई कम बताया कि ज्यादा बताया, तो उस हिसाब से हम चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का। ज्यादा तो नहीं बता रहा ना मैं, ज्यादा कहीं भावुक होकर के ज्यादा बताई जा रहा हूँ ना, या डायलॉग बाजी ज्यादा कर रहा हूँ तो बता दीजिएगा कमेंट में ना, मैं कम कर दूंगा। हमारा फोकस है कंटेंट अच्छा होना चाहिए ना, फालतू की बातें ज्यादा नहीं हो, है ना। कहीं ऐसा हो गया हो कि इस दौरान ये बताते समय कई बार आदमी इमोशनल भी हो जाता है ना। ठीक है। 2016 का प्रश्न है अगला हमारा कि एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग, यानी कि स्पष्ट कीजिए आचार नीति समाज और मानव का किस प्रकार भला कर सकती है। तो ये एक प्रश्न और देख लेते हैं, ये है 2016 का। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 प्रश्न और बचेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ज्यादा वीडियो हो गए मेरे हिसाब से, मुझे थोड़ी छोटी छोटी व्याख्या करता तो ठीक रहता, कम वीडियो बनती। ठीक है, तो स्पष्ट कीजिए आचार नीति है ना, आचार नीति नहीं है, आचार नीति समाज और मानव का किस प्रकार भला कर सकती है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इस पे हमने बहुत ज्यादा डिटेल से हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एक तो है, हमने क्या लिखा है कि एथिक्स आचार नीति इन्होंने किसका ट्रांसलेशन किया है, एथिक्स का, कि एथिक्स जो है आचार नीति समाज और मानव का भला किस प्रकार कर सकती है। तो इस पे तो हमने बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा की है। तो आप लिख दें वो सब, मैंने पुराने जो वीडियो हैं जिनमें एथिक्स जो पढ़ाया है वही है कि भाई सबसे पहली बात तो यही है कि भाई हमें किसका भला करना है, समाज का और मानव का, किसके हिसाब से, नैतिकता से। तो इसके लिए क्या जरूरी है, कोई नैतिकता बनी रहे, नैतिक नियमों में वस्तुनिष्ठता बनी रहे, समाज को विकास की राह पर लेकर के जाए, प्रत्येक व्यक्ति में उद्यमशीलता का गुण हो, समावेशी समृद्धि हो, सामाजिक न्याय सभी को मिले, प्रत्येक व्यक्ति का भला हो, व्यक्ति में क्या हो, जैसे कि सत्य और अहिंसा है, समाज में शांति और व्यवस्था रहे। तो ये सारी की सारी चीजें आप जो है वो लिख सकते हो। भारतीय संविधान का उदाहरण दे दो कि नैतिकता का पालन करते हुए आरक्षण की नीति लागू की गई। ठीक है, सामाजिक न्याय को, फिर इसमें पर्यावरण नैतिकता को भी लिख दो कि भाई पर्यावरण संरक्षण में भी हमें नैतिकता का पालन करना चाहिए, प्लास्टिक वगैरह का उपयोग कम करना चाहिए, नवीकरण ऊर्जा को आगे बढ़ाना चाहिए, इससे समाज का भला होगा और मानव का भला होगा। तो ये सारी की सारी बातें आप जो है वो इस प्रश्न में लिख सकते हो। इस प्रश्न पर यार विस्तार से चर्चा की हुई है पहले, फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको आवश्यकता है तो बता देना, है ना, और वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा और कर लेंगे। बाकी तो हम इस प्रश्न पे ही तो हमने सबसे ज्यादा चर्चा की है कि भाई एथिक्स से मानव का भला कैसे होता है, समाज का भला कैसे होता है, कैसे होता है। आप नैतिक रहोगे, यदि नीति शास्त्र हर एक जगह आ जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति नैतिक हो जाएगा, तो समाज का और मानव का भला होना ही है। यदि प्रत्येक व्यक्ति मध्यम मार्ग अपनाएगा, संतुलित जीवन जिएगा, तो सभी के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे, हर एक जगह वस्तुनिष्ठता से काम होगा, पारदर्शिता के साथ हर जगह काम होगा, हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ के प्रत्येक व्यक्ति को काम करेगा, हर एक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान कर रहा है, धर्म का सम्मान कर रहा है, विश्वास का, तो धरती अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगी ना, समाज का अपने आप भला हो जाएगा, मानव का अपने आप भला हो जाएगा। चर्चा की संस्कृति यदि बनेगी तो प्रत्येक छोटे से छोटे बच्चे के भी विचारों को समान महत्व मिलेगा, तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो ज्यादा प्रगति होगी, समाज ज्यादा प्रोग्रेस करेगा, विज्ञान में तकनीकी में प्रोग्रेस होगी, तो आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो ये सब कुछ आप लिख सकते हो। बहुत ज्यादा विस्तार से हमने इस पर पहले चर्चा की हुई है। ये तो बहुत आसान प्रश्न मेरे को लगता है, एथिक्स के सबसे आसान प्रश्नों में से एक प्रश्न ये है। अगले प्रश्न देख लेते हैं कौन सा। तो 1 2 3 4 5 6 प्रश्न और बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करें कि इसी में चर्चा कर तो वीडियो कितने घंटे हो गया, 1 घंटे से ज्यादा का हो गया। चलिए कोई नहीं, एक और प्रश्न देख लेते हैं ना। 2015 का प्रश्न है ये। सोशल वैल्यूज आर मोर इंपोर्टेंट देन इकोनॉमिक वैल्यूज, यानी कि सामाजिक मूल्य आर्थिक मूल्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने मूल्य पढ़े थे कई प्रकार के, तो सामाजिक मूल्य जो है, सोशल वैल्यूज, वो
इकोनॉमिक वैल्यूज यानी कि आर्थिक मूल्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, आर्थिक मूल्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्र की समावेशी समृद्धि यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ में दोनों की उदाहरण देके चर्चा करनी है, ये दोनों बताने हैं। और फिर क्या बताना है, समावेशी वृद्धि, इंक्लूसिव ग्रोथ। ये वही प्रश्न है जिसपे हम अभी अभी चर्चा कर रहे हैं, काफी देर से हम इसी तरीके के प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ही अंतर आता है, ज्यादा कोई विशेष अंतर है नहीं इनमें, ना सॉरी ना। तो देखिए 2015 का और प्रश्न देख लेते हैं, फिर 14 और 13 के प्रश्न बचेंगे जिन पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। ये प्रश्न और देख लीजिए। तो सबसे पहले हम सामाजिक मूल्य देख लेते हैं। अच्छा बताइए कि सामाजिक मूल्य कौन कौन से होते हैं। सामाजिक मूल्य कौन कौन से होते हैं, सहयोग, कोऑपरेशन जिसको कहते हैं ना, और क्या है, यूनिटी यानी कि एकता, कोऑपरेशन हो गया, यूनिटी हो गई, और क्या हो गई, इक्वलिटी, इक्वलिटी यानी कि समानता जो है वो हो गई, और क्या हो गई, जस्टिस, क्या हो गया, जस्टिस हो गई, और क्या हो गया, इंटीग्रिटी, अभी अभी पढ़ा, अभी अभी हमने देखा था, और क्या हो गया, इंटीग्रिटी जो है वो ये हो गया। और इसमें आप जो है वो किसको जोड़ना चाहोगे, अभी अभी टॉलरेंस पढ़ा था, तो टॉलरेंस, कंपैशन, ये सारे के सारे कैसे मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य। और क्या है, कर्तव्य निष्ठा, और क्या है आपका, कंपैशन मैंने आपको बता ही दिया, लॉयल्टी, ट्रुथ, लॉयल्टी, ये सारे के सारे मूल्य जो आपको जो दिख रहे हैं, आप इसमें देशभक्ति को भी चाहो तो जोड़ सकते हो, चाहो तो क्या होता है, देशभक्ति को भी जोड़ ही दो। ये सारे के सारे मूल्य कैसे हैं, सामाजिक मूल्य हैं। अब आर्थिक मूल्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं, फिर दोनों की तुलना कर लेंगे ना। तो आर्थिक मूल्य हमारे कौन कौन से होते हैं, उद्यमशीलता, इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, और क्या होता है, उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी, सेविंग्स, बचत, सेविंग्स के बाद में और क्या हो सकता है आपका, इन्वेस्टमेंट, और क्या हो सकता है, मितव्ययता, खर्चा मतलब कम से कम करें, व्यापारिक नैतिकता, बिजनेस एथिक्स, व्यापारिक नैतिकता हो गई, और ये हो गए हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, कंपटीशन, कंपटीशन हो गया है ना, प्रतिस्पर्धा, भाई पूंजीवाद में प्रतिस्पर्धा की भावना रहेगी ना, लाभ ज्यादा से ज्यादा कमाना है, ठीक है, प्रॉफिट। तो ये सारे के सारे मूल्य रहेंगे। अब इन दोनों मूल्यों की यदि हम तुलना करेंगे आपस में, तो आपको कौन से ज्यादा मूल्य बेहतर लग रहे हैं। यदि केवल यही मूल्य समाज में होंगे, ये मूल्य नहीं होंगे, तो क्या समाज चल पाएगा। आप खुद सोचिए, क्या समाज में वो समाज अच्छा होगा जहां केवल ये वाले गुण हो, ये वाले गुण ना हो, एक इनमें से एक भी गुण ना हो, यही सारे गुण हो। तो इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या लग रहा है कि भाई देखो ये वाले गुण नहीं होंगे ना, केवल ये वाले गुण होंगे तो भी समाज चल जाएगा, लेकिन ये वाले जो गुण हैं यही होंगे और ये वाले नहीं होंगे तो समाज का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए है क्या, समावेशी जो समृद्धि हम कह रहे हैं, समावेशी समृद्धि से हम क्या चाहते, क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है। इंक्लूसिव ग्रोथ में हम केवल जीडीपी की वृद्धि चाहते हैं, केवल प्रति व्यक्ति आय की हम चाहते हैं, या हम ये भी चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की लोकतंत्र में भागीदारी भी सुनिश्चित हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल भौतिक रूप से प्रगति ना करे बल्कि मानसिक रूप से भी तो करे, सामाजिक रूप से भी तो करे, आध्यात्मिक रूप से भी तो करे। वो सारे के सारे पक्ष भी तो हम साथ में लेकर के आ रहे हैं ना। इसके सबसे बड़ा एग्जांपल यदि आपको देखना हो तो हम किनको ले सकते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है, जो 3 देश है ना हमारे जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कह सकते हैं, कौन कौन से, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। वैसे आपको पता है इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री क्यों कहते हैं, किसी को कोई आइडिया। बेसिकली क्या है कि
ऐतिहासिक रूप से क्या है कि ये क्या है, एक प्रायद्वीप है, इन 3 देशों के बीच में एक प्रायद्वीप बना हुआ है, प्रायद्वीप टाइप एक हिस्सा है, उसको स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप कहते हैं, इसलिए इसका नाम स्कैंडिनेवियन कंट्री बन गया है। हालांकि इसमें जो है डेनमार्क भौगोलिक रूप से शामिल नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से शामिल है। ठीक है, यहां पर एचडीआई जो है वो बहुत बढ़िया है। भूटान का एग्जांपल आपको लो, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं है भूटान के पास, लेकिन भूटान के लोग बहुत खुश हैं, वहां पे समावेशी समृद्धि है। क्यूबा का उदाहरण आप लोग, क्यूबा जो देश है हमारा, वहां भी पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां भी जो है वो आर्थिक समृद्धि बहुत बढ़िया है। ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप के कुछ देश, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां की समावेशी वृद्धि बहुत अच्छी है, यानी कि सभी पूरा समाज एक साथ प्रोग्रेस कर रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन पूरा समाज प्रोग्रेस कर रहा है। अमेरिका में क्या है कि, भारत में क्या है कि सॉरी, कि कुछ विशेष लोग ही प्रोग्रेस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ रहा है, लेकिन इन देशों में अमीर और गरीब का अंतर बहुत कम है। जैसे यदि समाज में भेदभाव होगा तो गरीब और गरीब होंगे, अमीर और अमीर होंगे। रंग के आधार पर भेदभाव है, नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, किसी भी आधार पर हो। और महात्मा गांधी जी कह गए हैं कि भाई असमानता के आधार पर कोई भी समाज लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता। तो भारत में सामाजिक मूल्य को बढ़ावा देने के लिए या समावेशी समृद्धि को विकसित करने के लिए जैसे नरेगा जैसी योजना चल रही है, तो ये है हमारे समाज में सामाजिक समरसता का। यदि आप उदाहरण लोगे तो जैसे जापान है, तो जापान ने क्या किया है कि भाई जापान तो पूरा तबाह हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, लेकिन जापान ने क्या किया कि भाई श्रमिक और प्रबंधक के जो रिश्ते थे ना, उनको बहुत बेहतर किया। वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने विकास किया, लेकिन उन्होंने जो कंपनी का जो मालिक है और उसमें जो काम करने वाला जो कर्मचारी है ना, उनके रिश्तों को बहुत ज्यादा बैलेंस कर दिया, प्राथमिकता दी, और उससे उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या सी हो गई, बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। जैसे लाभ हो रहा है किसी भी कंपनी को, बहुत ज्यादा सरकार को मुनाफा हो रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रही है बहुत ज्यादा, तो इनका असमान वितरण नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को विभाजन बने। अभी अभी मैंने आपको बताया कि भाई 1850 जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तभी से समाज में असमानताएं बढ़ी हैं। क्यों? तभी से उपभोक्तावाद बढ़ गया, तभी से पूंजीवाद बढ़ गया, और तभी से ही क्या है, आर्थिक मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ गए। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, और फैक्ट्री बनाओ, और फैक्ट्री बनाओ, और पैसा बनाओ, और पैसा बनाओ। आर्थिक समृद्धि तब तक अधूरी है जब तक समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ ना हो। सामाजिक मूल्य वही, जैसे भारत ने आरक्षण की नीति अपनाई, तो जब भारत ने आरक्षण की नीति अपनाई तो किसके लिए अपनाई? ताकि एकता स्थापित हो, सहयोग की भावना आए, समानता आए, न्याय हो, जस्टिस, इक्वलिटी, समानता और न्याय के दृष्टिकोण को लेकर के। हमारे यहाँ पीडीएस सिस्टम चल रहा है, मतलब राशन कार्ड व्यवस्था चल रही है, फ्री में गेहूं चावल दे रहे हैं या बहुत सस्ता गेहूं चावल दे रहे हैं। वो किस लिए दे रहे हैं? ताकि समाज में समानता बनी रहे भाई, सामाजिक समृद्धि भी तो है ना, हमें कमजोर वर्गों को भी तो साथ में लेकर के चलना है ना। समाज का उद्देश्य केवल संपत्ति बनाना नहीं है, बल्कि सामूहिक भलाई करनी है। यदि आप इसमें किन्हीं 2-4 बड़े लोगों के नाम जोड़ना चाहो तो जॉन रॉल्स को जोड़ दो। जॉन रॉल्स, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, इनकी बुक का क्या नाम है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स की बुक कौन सी है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी बुक है, जिसमें उन्होंने क्या दिया है? वितरण मूलक सिद्धांत दिया है। महात्मा गांधी को जो जोड़ दो, जिन्होंने हिंद स्वराज का नारा इसमें दिया है। उन्होंने कहा है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के व्यक्ति के लिए भी काम होना चाहिए। जॉन रस्किन की जो पुस्तक है, गांधी जी ने जिनसे प्रभावित होकर जो पुस्तक लिखी है, अनटू दिस लास्ट, उसका भी आप जिक्र कर सकते हो। वितरण मूलक न्याय की बात आप कर सकते हो, और फिर आप ये कह सकते हो कि भाई दोनों का संतुलन आवश्यक है, दोनों का संतुलन ही समावेशी समृद्धि को लंबा बनाएगा, दीर्घकालीन बनाएगा। आप भारत के कुछ राज्यों को लेके देख लो ना, हरियाणा देख लो, पैसा खूब है, लड़कियां है ही नहीं। लैंगिक असमानता कितनी ज्यादा है। राजस्थान देख लो,
राजस्थान तो हालांकि पैसा इतना ज्यादा नहीं है, बट लड़कियां भी तो नहीं है ना। तो ये सब चीजें हैं। अब इसके विपरीत गोवा को देखो, गोवा इतना ज्यादा पैसे वाला है नहीं जितना दिखता है, लेकिन लोग मस्त हैं वहां के, मजे से रहते हैं एकदम। तो बढ़िया एग्जाम्पल है ना, इन एग्जाम्पल्स को आप लिख सकते हो इसमें। और भी कुछ चीजें लिख सकते हो, जैसे भारत में सहकारिता आंदोलन हुआ, ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली हम लेकर के आए। कबीरदास जी का दुआ है ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, कि भाई पूरा कुटुंब समा जाए। बस भाई मेरी प्रगति ना हो, मेरे पूरे कुटुंब की हो, वसुधैव कुटुंबकम। तो सामाजिक मूल्य जो है वो निरर्थक हो जाएंगे यदि हमारे सामाजिक मूल्य ना होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कल्याणकारी कार्य करने वाला कोई भी पतन को प्राप्त नहीं होता। कल्याणकृत चित्तम दुर्गति तात गच्छति, ऐसा कोई एक वाक्य है, संस्कृत का वाक्य। और क्या है, बस यही है, लिख लो कि भाई सामाजिक मूल्य ही वो आधार है जिन पे आर्थिक मूल्य खड़े हुए हैं, और इन्हीं की वजह से क्या हो सकता है, हमारी आर्थिक रूप से हम क्या है, विकास कर सकते हैं, आर्थिक रूप से तरक्की कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। आर्थिक मूल्य सामाजिक मूल्यों के पूरक हैं। उदाहरण हमने दे ही दिए है ना समावेशी समृद्धि को लेकर के, और बस ठीक है, इतना काफी है हमारे लिए। क्लियर है? तो ये प्रश्न हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं होता है तो और पूछ लेना भाई, और तो क्या कर सकते हैं ना। बाकी तो देखो बहुत आसान आसान प्रश्न है, वही रिपीट जैसा ही हो रहा है और कुछ नहीं है। तो 5 प्रश्न और हैं जिन पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं ना। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा तो खैर नहीं हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो देखो यूपीएससी में वीडियो जो क्लास जो होती है वो होती तो कम से कम नहीं तो 150 मिनट की होती है, कई बार 180 मिनट की, 200 मिनट की, 150 से 200 मिनट की होती है। पर ठीक है, अब ऑनलाइन में क्या है कि लंबे वीडियो देखना बहुत बोरिंग हो सकता है, केवल एक ही मेथड चलता है, लेक्चर मेथड। ऑनलाइन क्लास में क्या है, बच्चे फेस टू फेस देखते हैं तो उनसे बातचीत होती रहती है, हंसी मजाक भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं। अब यहाँ तो इधर उधर की बातें कर नहीं सकते, मजाक कर नहीं सकते। वहां तो मौसम का हालचाल पूछ लेते हैं एक दूसरे से राजी रिश्ता पूछ लेते हैं कुछ। तो वो ठीक है, चलो इतनी लंबी क्लास काफी है। लेक्चर मेथड है, बहुत बोर हो जाते हैं। आखिर बोर भी तो हो जाते हैं ना, आखिर व्यक्ति कितने समय तक ध्यान से सुनता रहेगा। कोई इशू नहीं है, आप तो कंटेंट पे ध्यान दो। कंटेंट में कोई कमी हो तो प्लीज मुझे बताओ। कंटेंट मेन चीज है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और 2014 के कुछ प्रश्न बचे हैं। 2014 के कितने प्रश्न बचे हैं? 2 प्रश्न 2014 के हैं और 2 2013 के हैं, तो 4 प्रश्न बचे हैं। और एक तो ये 4 प्रश्न है, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, 1 घंटे की वीडियो हम उसको बना देंगे। और कम की रहेगी तो कम की, ज्यादा की तो क्या होगी 4 प्रश्नों में। तो अब तो इतने प्रश्नों पे हमने चर्चा भी कर ली है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना। धन्यवाद, नमस्कार। कोई सवाल जवाब कुछ भी हो तो जरूर पूछिएगा, सवाल जरूर पूछिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे यार, है ना। और सवाल पूछोगे तो मैं जवाब भी दूंगा, मैं समझ भी पाऊंगा कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, और उस हिसाब से मैं अपनी रणनीति में भी बदलाव कर सकता हूँ कि क्या तरीका आपको सूट कर रहा है, क्या तरीका आपको सूट नहीं कर रहा है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं क्या नहीं। पर एक चीज जरूरी है कि मैं एथिक्स ही फिलहाल फोकस करना चाहता हूँ, तो दूसरे सब्जेक्टों की प्लीज रिक्वेस्ट मत कीजिएगा अभी। एक बार इसका कोर्स पूरा हो जाए फिर हम देखेंगे, है ना। ये इसी का कोर्स काफी लंबा समय लग जाएगा पूरा करने में मेरे को। चलिए फिर, धन्यवाद, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।